समंदर की गहराइयों में नाविकों की जहाज बुरी तरह फंसी हुई थी। 100 फीट लंबी व्हेल ने उन्हें घेर लिया था। ओवेन को लगा कि वे उस व्हेल को मार कर ही बच सकते हैं। उसने जहाज का सबसे बड़ा हारपून व्हेल को दे मारा। व्हेल गोते लगाते हुए समंदर की गहराइयों में चली गई और देखते ही देखते वह व्हेल पूरे विशालकाय जहाज को ही खींचने लगी। रस्सी के रास्ते में आने वाला हर सामान तहस नहस हो गया। जहाज का मजबूत मस्तूल तिनके की तरह टूट कर गिर पड़ा और कई नाविक उसके चपेट में आ गए। बाद में नाविकों की ऐसी दुर्दशा हुई जिसे सोचने से भी डर लगता है। वे एक गेम खेलते थे और जो हारा वो सबका निवाला बनता था। ये सच्ची कहानी है सन 1820 के उस दौर की, जब व्हेल के तेल से शहरों में रोशनी होती थी। फिर इसका इस्तेमाल औद्योगिक कंपनियों में होने लगा और इसकी ग्लोबल डिमांड बढ़ने लगी। कंपनियां लालच में नाविकों को समंदर की खतरनाक गहराइयों में भेजने लगी। एक लेखक के मन में यह सवाल उठा कि क्या समंदर में सचमुच मॉन्स्टर्स होते हैं। इसी पर उन्होंने मोबी डिक नामक पुस्तक लिखनी शुरू की। लेखक हरमन उस एसेक्स नामक जहाज के इकलौते सर्वाइवर थॉमस से मिलने पहुंचे, जिस पर उस विशालकाय व्हेल ने हमला किया था। थॉमस की हालत बहुत खराब थी और उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा था। हरमन ने उस भयावह घटना की सच्चाई जानने के लिए थॉमस को ढेर सारे पैसों का ऑफर दिया, लेकिन थॉमस उस खौफनाक मंजर को याद कर ही कांप जाते थे। इसलिए उन्होंने हरमन का ऑफर ठुकरा दिया। पर उनकी बीवी हट कर बैठी क्योंकि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ओवेन उस समय का एक उभरता हुआ नाविक था। वह अपनी पत्नी पेगी के साथ बहुत खुश था और जल्द ही उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। इस ट्रिप पर ओवेन को पहली बार कैप्टन की पदवी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि उसे इस बार भी केवल फर्स्ट मेट बनाकर ही भेजा जा रहा है। उसे कैप्टन पोलार्ड के अधीन काम करना होगा। गुस्से में ओवेन ने उसी पल नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। बॉस भी जानता था कि ओवेन जैसा काबिल नाविक उन्हें दूसरा नहीं मिलेगा। उसने ओवेन को मनाते हुए इस बार 2000 बैरल तेल का टारगेट दिया और पक्का वादा किया कि अगली बार वह कैप्टन होगा। लेकिन इस बार ओवेन झांसे में आने वाला नहीं था। उसने साफ कह दिया कि उसे यह सब लिखित में चाहिए। एक रईस घराने का लड़का पोलार्ड चुपके से उनकी सारी बातें सुन रहा था। ओवेन के जाने के बाद कंपनी के मालिक ने उसे खुशखबरी दी कि ओवेन अब उसके अधीन काम करेगा। पोलार्ड को एसेक्स की कप्तानी सौंप दी गई, जबकि उसे समुद्र का कोई खास अनुभव नहीं था। इधर ओवेन गुस्से में घर लौटा और अपनी पत्नी पेगी को सब कुछ बताया। पेगी तो चाहती ही नहीं थी कि वो अब इस खतरनाक काम पर जाए, क्योंकि उसी दिन एक जहाज लौटा था जिसके 3 नाविकों का कुछ पता नहीं था। लेकिन ओवेन का जुनून उसे रुकने नहीं दे रहा था। तब पेगी ने उसे अपना हार पहनाया ताकि यह उसे याद दिलाता रहे कि कोई घर पर उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ कैप्टन पोलार्ड के पिता उसे सिखा रहे थे कि अब वह एक कप्तान है और उसे जहाज पर अपना दबदबा बनाए रखना होगा। इसके बाद वे अपने लंबे सफर पर निकल पड़े। उस वक्त थॉमस की उम्र करीब 14 साल रही होगी और उसे पहली बार कैबिन बॉय की नौकरी मिली थी। थॉमस को पूरा विश्वास था कि एक दिन वह भी किसी बड़े ओहदे पर पहुंचेगा। ओवेन और सेकंड मेट जॉय पुराने दोस्त थे और सालों से साथ काम कर रहे थे, लेकिन कैप्टन पोलार्ड के साथ यह उनका पहला ट्रिप था। सफर के दौरान ही उनके बीच बहस छिड़ गई। पोलार्ड अहंकार में कहने लगा, मैं कप्तान हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि कप्तान को कितनी इज्जत दी जानी चाहिए। इसी बीच जहाज का पाल खोलते वक्त अचानक अटक गया, जिससे जहाज के पलटने का खतरा पैदा हो गया। ओवेन ने शब्दों के बजाय अपने काम से जवाब दिया। अगले दिन ओवेन इमरजेंसी ड्रिल करा रहा था, तभी कप्तान पोलार्ड ने अचानक जहाज की रफ्तार बढ़ाने का आदेश दे दिया। जैसे ही पाल पूरी तरह खोले गए, जहाज हवा से बातें करने लगा। ये देख बाकी कर्मचारी खुशी में कप्तान की तारीफ करने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी पर ओवेन और जॉय को एक भयानक तूफान आता दिखाई दिया। उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने तुरंत कप्तान को सलाह दी कि रफ्तार धीमी की जाए, वरना जहाज पलट सकता है। लेकिन कप्तान पोलार्ड ने अपने अहंकार में उनकी एक न सुनी। नतीजा यह हुआ कि जहाज सीधे उस भयानक तूफान के बीच जा फंसा। जहाज की वेल बोट्स टूट गईं और पूरे जहाज पर हाहाकार मच गया। हवा इतनी तेज थी कि पाल को गिराना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा था। लग रहा था कि आज वे समंदर की गर्त में समा जाएंगे, लेकिन काफी नुकसान झेलने के बाद वे किसी तरह उस तूफान से बाहर निकल आए। हादसे से घबराकर कैप्टन पोलार्ड ने वापस लौटने का मन बना लिया। उसने ओवेन से कहा कि वे वापस जाकर जहाज की मरम्मत कराएंगे, लेकिन इस हादसे की सारी जिम्मेदारी ओवेन को लेनी होगी और उसे अपना इस्तीफा देना होगा। ओवेन यह सुनकर दंग रह गया। उसने साफ कहा, यह सब आपकी गलती से हुआ है। आपने समय रहते स्पीड कम नहीं की। इस पर पोलार्ड और भी भड़क उठा कि इमरजेंसी ड्रिल करने को किसने कहा था। आगे वो ओवेन की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम एक मामूली किसान के बेटे हो, अपनी औकात में रहो। मैं कैप्टन पोलार्ड हूँ। मेरा खानदान सदियों से समुद्र पर राज कर रहा है। ओवेन ने गुस्सा पी लिया और समझदारी दिखाई। उसने पोलार्ड को समझाया कि अगर वे अभी खाली हाथ लौटे तो पूरे शहर में उनके परिवारों की बदनामी होगी। ओवेन ने एक समझौता किया। वे 1 साल के अंदर जहाज को तेल से भर देंगे और वापस लौटने के बाद अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। कैप्टन पोलार्ड को ओवेन की बात वाजिब लगी और उन्होंने सफर जारी रखा। 3 महीने तक समुद्र में खाक छानने के बाद आखिरकार उन्हें व्हेल का एक विशाल झुंड दिखाई दिया। ओवेन के आदेश देते ही व्हेल बोट्स को पानी में उतारने की होड़ मच गई। पलक झपकते ही वे उस झुंड के करीब पहुंच गए। सिर्फ बड़े व्हेल ही उनके काम की थी। उन्होंने उनमें से एक विशाल व्हेल को चुना, जिससे करीब 50 बैरल तेल निकलने का अनुमान था। ओवेन ने पूरी एकाग्रता के साथ सटीक निशाना साधा और अपना हारपूण उस व्हेल के शरीर में दे मारा। शिकारियों
को लगा कि थोड़ी दूर भागने के बाद वो व्हेल दम तोड़ देगी और वे इस जीत का जश्न मनाने लगे। लेकिन तभी खेल पलट गया। वह व्हेल बहुत ताकतवर निकली। भागती हुई व्हेल की वजह से रस्सी इतनी तेजी से घिसने लगी कि उसे थामे हुए थॉमस की हथेली एक झटके में लहूलुहान हो गई। नाव की रस्सी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी। अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वे रस्सी काट दें या फिर वह विशालकाय व्हेल उनकी छोटी सी नाव को अपने साथ समंदर की गहराइयों में खींच ले जाएगी। इससे पहले कि पहली रस्सी खत्म होती, उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए दूसरी नाव की रस्सी उससे जोड़ दी। लेकिन कुछ ही पलों में वह रस्सी भी खत्म होने लगी और घबराए हुए नाविक रस्सी काटने पर उतारू हो गए। पर ओवेन ने अपना हौसला नहीं खोया। उसने आखिरी दम तक रस्सी काटने नहीं दी। आखिरकार उस विशाल जीव की ताकत जवाब दे गई और वह दम तोड़कर पानी की सतह पर आ गई। थॉमस को आज भी वह बदबूदार गंध याद थी जब उसे चर्बी निकालने के लिए उस विशाल व्हेल के सिर के अंदर भेजा गया था। इसी तरह व्हेल की तलाश में साल बीत गए, लेकिन उनके 2000 बैरल तेल ले जाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। कैप्टन पोलार्ड और फर्स्ट मेट ओवेन के बीच की कड़वाहट भी बढ़ती गई। एक दिन उनकी किस्मत उन्हें एक अनजाने टापू पर ले गई, जहां उन्हें एक फ्रांसीसी जहाज का कैप्टन मिला। उस कैप्टन के पास व्हेल्स के बारे में गुप्त जानकारी थी। कैप्टन पोलार्ड ने उसकी खूब खातिरदारी की और बातों बातों में जानकारी निकलवाई। उस नाविक ने बताया कि भूमध्य रेखा से 1000 लीग दूर उन्हें व्हेल्स का एक झुंड मिला था, जहां से वे आसानी से 3000 बैरल तेल निकाल सकते थे। ये सुनकर जॉय हंस पड़ा, क्योंकि उसकी नजर में कोई मूर्ख ही होगा जो समंदर में इतनी दूर जाने का जोखिम उठाएगा। लेकिन ओवेन और कैप्टन पोलार्ड तो तेल के लिए पाताल तक जाने को तैयार थे। वे बस यह जानना चाहते थे कि आखिर उस फ्रेंच जहाज के साथ हुआ क्या था। तब उस कैप्टन ने खौफनाक खुलासा किया। उसने बताया कि वहां करीब 100 फुट लंबी एक विशाल सफेद व्हेल है, जिसने उनके जहाज को तिनके की तरह तहस नहस कर दिया। उनके 6 लोग मारे गए। लेकिन पोलार्ड और ओवेन को इस चेतावनी से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। वे बिना सोचे समझे उसी खतरनाक दिशा की ओर अपना सफर शुरू कर दिए। जल्द ही उन्हें व्हेल का वह विशाल झुंड मिल ही गया, जिसके बारे में उस फ्रांसीसी कप्तान ने बताया था। नाविकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने फौरन अपनी व्हेल बोट्स पानी में उतार दी। समंदर के उस हिस्से में खूनी खेल शुरू हो गया और व्हेल्स पर हार्पून की बारिश कर दी गई। इधर ओवेन की नजर एक बहुत बड़ी व्हेल पर थी। वह उसका पीछा कर ही रहा था कि तभी अचानक एक विशालकाय पूंछ के प्रहार से उनकी नाव खिलौने की तरह हवा में उछली और पलट गई। पानी में गिरते ही जब ओवेन ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने साक्षात मौत खड़ी थी। वही 100 फीट लंबी विशालकाय सफेद व्हेल। ओवेन के लिए यह अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा मौका था। चूंकि नाव क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, इसलिए उसकी टीम मरम्मत के लिए वापस मुख्य जहाज एसेक्स की ओर लौट गई। उधर कैप्टन पोलार्ड की टीम ने एक व्हेल का शिकार कर लिया था। ओवेन और पोलार्ड के बीच कौन बेहतर नाविक है, इसकी होड़ तो पहले से ही लगी थी। पोलार्ड की जीत ने ओवेन के जुनून को और बढ़ा दिया। ओवेन ताबड़तोड़ अपनी नाव की मरम्मत कर ही रहा था कि तभी वह सफेद व्हेल सीधे मुख्य जहाज से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज में छेद होकर पानी भरने लगा। जैसे ही वह दैत्य जहाज से थोड़ी दूर गया, ओवेन ने उसे खत्म करने का फैसला किया। उसने जहाज का सबसे घातक हार्पून निकाला, सटीक निशाना साधा और अपनी तरफ आ रहे उस सफेद दैत्य पर हार्पून दे मारा। वह दैत्य दर्द से छटपटाते हुए जहाज के नीचे डुबकी लगा गया। दर्द से बिलबिलाता हुआ वह सफेद दैत्य उनसे दूर भागने लगा। हार्पून की रस्सी बिजली की गति से खींचने लगी और देखते ही देखते वह व्हेल पूरे विशालकाय जहाज को ही खींचने लगी। रस्सी के रास्ते में आने वाला हर सामान तहस नहस हो गया। जहाज का मजबूत मस्तूल तिनके की तरह टूटकर गिर पड़ा और कई नाविक उसके चपेट में आ गए। तभी खिंचाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और अचानक हार्पून व्हेल के शरीर से उखड़कर बाहर निकल गया। वह सफेद दैत्य अब आजाद था। उधर कैप्टन पोलार्ड की नजर जैसे ही डूबते हुए एसेक्स जहाज पर पड़ी, वे फौरन शिकार छोड़कर वापस लौट आए। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि उनके 2 साथियों की जान जा चुकी थी और जहाज अब किसी भी पल समंदर में समा सकता था। बिना वक्त गंवाए खाने पीने का सामान और मुख्य जहाज का पाल भी उतार लिया गया, ताकि छोटी नावों को हवा के सहारे चलाया जा सके। इसी आपाधापी के बीच जहाज के टूटे हुए ड्रमों से तेल पूरी डेक पर फैल गया और अचानक वहां भीषण आग लग गई। सभी लोग जान बचाकर जहाज से नीचे कूद गए, लेकिन ओवेन अभी भी जलते हुए एसेक्स के अंदर से बंदूकें निकाल रहा था। वो जानता था कि उनके बीच बगावत हुई तो बंदूकें काम आएंगी। वही गिरते मलबे और उठती लपटों को देख ओवेन के साथियों को लगा कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है, लेकिन ओवेन ऐन वक्त पर बाहर कूद गया। कुछ ही पलों में उनका वह विशालकाय जहाज उनके सामने ही धू धू करके जल उठा और हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतनी दूर आ जाने के बाद वे सुरक्षित वापस कैसे लौटेंगे। कैप्टन पोलार्ड ने स्थितियों को देखते हुए कड़े नियम लागू कर दिए। उन्होंने सबके लिए दिन में सिर्फ एक वक्त का आधा पेट खाना और आधा कप पानी तय किया। नाविक फुसफुसाने लगे कि इतनी कम खुराक के साथ तो वे बीच समंदर में ही दम तोड़ देंगे। तभी अचानक कॉफिन ने ओवेन पर पिस्तौल तान दी। ओवेन से जबरन कबूल करवाने लगा कि वे सब आज उसकी वजह से इस मुसीबत में फंसे हैं। अपने दोस्त को खतरे में देख जॉय ने भी बिजली की फुर्ती से कॉफिन पर बंदूक तान दी। पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया और ऐसा लगा मानो वे आपस में ही खून खराबा कर बैठेंगे। आखिरकार कैप्टन पोलार्ड ने बीच बचाव किया और कॉफिन को समझा बुझाकर शांत कराया। अगली सुबह से उन्होंने ईस्टर आइलैंड की यात्रा शुरू की, जो करीब
3000 मील का एक बेहद लंबा और कठिन सफर था। सूरज की स्थिति और कंपास की मदद से वे लगातार आगे बढ़ते रहे, लेकिन 12वें दिन उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। जब उन्हें महसूस हुआ कि वे जहां से चले थे घूम फिर कर शायद वहीं वापस आ गए हैं। कुछ नाविकों का तो यहाँ तक कहना था कि वे श्रापित हो चुके हैं। उसी शाम वे एक और भयानक तूफान के बीच फंस गए। लहरें इतनी ऊंची और खूंखार थीं कि एक नाविक संतुलन खोकर समंदर में जा गिरा और पलक झपकते ही लहरों में विलीन हो गया। तभी नाव का बूम जॉय के सिर पर जा लगा, जिससे वह लहूलुहान हो गया। खौफ तो तब और बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि वह विशालकाय सफेद व्हेल भी उसी इलाके में गोते लगा रही थी। ओवेन को अच्छी तरह पता था कि अगर उस दैत्य ने एक बार भी हमला किया तो उनके जिंदा वापस लौटने की बची खुची उम्मीद भी मिट्टी में मिल जाएगी। अगली सुबह तक जॉय की हालत और भी खराब हो चुकी थी। अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को इस हालत में देख ओवेन बुरी तरह डर गया। उसने तुरंत जॉय को पानी पिलाया तो बाकी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। साफ था कि वो अपने हिस्से का पानी किसी और पर बर्बाद नहीं करना चाहते थे। हालांकि ओवेन के खिलाफ जाने की उनमें हिम्मत नहीं थी। समुद्र की अनंत गहराइयों में भटकते हुए 34 दिन गुजर चुके थे। भूख और प्यास ने सबको कंकाल बना दिया था और अब उनके पास बस चंद बिस्कुट ही बचे थे। ओवेन ने उन आखिरी बिस्कुटों को बड़ी सावधानी से बराबर हिस्सों में तोड़कर अपने साथियों को दिया और एक छोटा सा टुकड़ा खुद खाने लगा। तभी दूर क्षितिज पर उन्हें एक टापू की धुंधली सी आकृति दिखाई दी। नाविकों की आंखों में चमक लौट आई और वे पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगे। अचानक ओवेन के कान किसी खतरे को भांप गए। उसने पानी के नीचे एक अजीब सी हलचल सुनी और तुरंत तीनों नावों को रुकने का इशारा किया, लेकिन वे उस विशालकाय सफेद दैत्य के हमले से बच नहीं सके। उस दैत्य ने बिजली की गति से कैप्टन पोलार्ड की नाव पर जोरदार प्रहार किया। टक्कर इतनी भयानक थी कि पाल का भारी बांस टूटकर एक नाविक के पेट के घुस गया। उस हमले की जद में दूसरी नाव भी आ गई और सभी नाविक तिनके की तरह उछलकर पानी में जा गिरे। देखते ही देखते वह दैत्य नजरों से ओझल हो गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अचानक उसने ओवेन की नाव पर नीचे से हमला किया। नाव के साथ साथ ओवेन भी हवा में उछला और सटीकता के साथ उस दैत्य के शरीर पर कुल्हाड़ी से वार किया। कुल्हाड़ी की चोट खाते ही वह भारी भरकम दैत्य पानी में गिरा और वहां से भाग खड़ा हुआ। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक नाविक ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन तभी समुद्र की लहरें उन्हें बहाकर उस टापू के किनारे ले आईं। तभी ओवेन का ध्यान अपनी गर्दन की ओर गया। लहरों के थपेड़ों के बीच उसकी पत्नी की दी हुई वह आखिरी निशानी कहीं खो चुका था। दूसरी तरफ भूख से बेहाल एक नाविक पास ही बैठे एक पक्षी पर झपट पड़ा। पक्षी तो उड़ गया, लेकिन उसके अंडे वहीं रह गए। उस नाविक ने बिना एक पल की देरी किए उन अंडों को फोड़ा और कच्चा ही गटक गया। इधर ओवेन ने पहाड़ की दरारों से टपकती पानी की बूंदों से अपनी प्यास बुझाई। फिर एक छोटे से गड्ढे में फंसी मछली को पकड़ा और उसे कच्चा ही खा लिया। कैप्टन पोलार्ड ने अनुमान लगाया कि यह ड्यूसी आइलैंड हो सकता है। सभी नाविकों के बीच यह सहमति बनी कि वे इसी टापू पर रुकेंगे। यहाँ लगातार आग जलाए रखेंगे ताकि अगर कोई भी जहाज दूर से गुजरे तो उन्हें धुएं से उनकी मौजूदगी का पता चल सके। टापू पर मिली राहत कुछ ही पलों की थी, क्योंकि जल्द ही ओवेन के सामने वहाँ की खौफनाक सच्चाई आ गई। टापू की एक गुफा में उसे इंसानों के पुराने कंकाल पड़े मिले। उन्हें देखकर यह साफ था कि वे लोग भी कभी यहीं फंसे थे और रेस्क्यू जहाज का इंतजार करते करते भूख और प्यास से दम तोड़ दिया। अगर वे यहाँ रुके तो उन सब का भी यही हश्र होगा। वही अब कैप्टन पोलार्ड के अंदर का वह पुराना अहंकार पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह अब केवल एक कप्तान नहीं बल्कि अपने साथियों को बचाने वाला एक लड़ाका बन चुका था। उसने हार नहीं मानी और वहां से निकलने के लिए हथियार बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन जैसे तैसे नाव को दुरुस्त कर वे फिर से समंदर में उतरने के लिए तैयार हुए। ओवेन अपने दोस्त जॉय को लेने पहुंचा, लेकिन जॉय की हालत अब बेहद दयनीय हो चुकी थी। घाव और कमजोरी की वजह से वह चलने में भी असमर्थ था। ओवेन ने गिड़गिड़ाते हुए उससे विनती की, मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर ले जाऊंगा, पर यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जॉय नहीं माना। वह जानता था कि उसकी धीमी रफ्तार सबके लिए मौत का कारण बन सकती है। वह अपने साथियों पर बोझ नहीं बनना चाहता था। दुखी मन से ओवेन ने जॉय से एक आखिरी वादा किया कि वह सुरक्षित पहुंचते ही उसके लिए एक रेस्क्यू जहाज भेजेगा। जॉय की तरह 3 लोग और थे जो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। भारी मन के साथ वे जॉय को उसी टापू पर छोड़कर एक बार फिर मौत से लड़ने के लिए समंदर की लहरों पर निकल पड़े। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। कई दिनों की भूख और प्यास सहने के बाद आखिरकार एक नाविक ने दम तोड़ दिया। उसके साथी परंपरा के अनुसार उसके शरीर को समुद्र में फेंकने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी ओवेन ने उन्हें रोक दिया। उसके मन में एक खौफनाक विचार चल रहा था। ओवेन ने कांपते स्वर में अपने साथियों को समझाया, अगर हमें जीवित बचना है तो यह शरीर ही अब हमारी एकमात्र उम्मीद है। इतना सुनते ही थॉमस रोने लगा। यही वह काली सच्चाई थी जिसने थॉमस को पूरी जिंदगी चैन से जीने नहीं दिया। वह आज भी यह सोचकर सिहर उठता था कि जीवित रहने की चाह में उन्हें अपने ही साथी का मांस खाना पड़ा था। कहानी सुनते सुनते लेखक हरमन हैरान रह जाता है और पूछता है, क्या आपने आज तक यह बात किसी से नहीं कही? अपनी पत्नी से भी नहीं? थॉमस भारी आवाज में जवाब देता है, अगर मैं उसे यह सच बताता तो वह नफरत के मारे मुझे कब का छोड़कर चली गई होती। तभी उसकी पत्नी आंखों में आंसू लिए उसके सामने आई और थॉमस से स्पष्ट कहा, तुम गलत सोच रहे थे। मैं तुम्हें न उस वक्त छोड़ती और न ही आज छोड़कर जाऊंगी। अपनी पत्नी का यह अटूट प्रेम देखकर थॉमस का बोझ कुछ हल्का हुआ और उसने आगे की कहानी सुनानी शुरू की। उनकी तीनों नाव
एक दूसरे से बिछड़ चुकी थी। अब थॉमस के शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी, लेकिन ओवेन हर दिन उसे यह दिलासा देता था कि वे घर जरूर लौटेंगे। थॉमस को ओवेन का यह अटूट विश्वास देखकर बड़ी हैरानी होती थी। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, सर क्या घर पर वाकई आपका कोई इंतजार कर रहा है? ओवेन ने बताया कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा, जो अब तक इस दुनिया में आ चुका होगा, उसकी राह देख रहे हैं। सफर के 71वें दिन तक उनकी नावें दक्षिण अमेरिकी सागर में पहुंच चुकी थी। वे अब तक जिंदा कैसे थे जानकर ही डर लगता है। नाव पर एक खौफनाक खेल खेला जाता था। वे लकड़ी की तीलियों का एक समूह बनाते और सबको एक एक तीली चुननी होती। जिसकी तीली सबसे छोटी निकलती उसे दूसरों का भोजन बनना पड़ता। इस बार वह छोटी तीली कैप्टन पोलार्ड के हिस्से में आई। नियम के अनुसार पोलार्ड को मरना था। कप्तान ने कांपते हाथों से बंदूक अपने चचेरे भाई कॉफिन को थमा दी। कॉफिन फूट फूट कर रोने लगा और बोला, नहीं, आप तो कप्तान हैं, लोगों को आपकी जरूरत है, हम फिर से चुनाव करेंगे। लेकिन पोलार्ड अपनी बात पर अडिग थे। उन्होंने सख्ती से कहा, अगर तुमसे यह नहीं होगा तो बंदूक किसी और को दे दो। कॉफिन ने भारी मन से बंदूक कप्तान के सिर पर तानी, खड़ा हुआ और अचानक खुद को ही गोली मार ली। कैप्टन पोलार्ड अपने भाई का शोक मना भी नहीं पाए थे कि भूख से पागल हो चुके बाकी लोग उसके शरीर पर टूट पड़े। दिन बीतते गए और एक बार फिर समुद्र की लहरों ने कैप्टन पोलार्ड की नाव को ओवेन की नाव के करीब ला दिया। महीनों बाद एक दूसरे का चेहरा देखकर वे खुश तो हुए, लेकिन उनकी यह खुशी चंद मिनटों की ही थी। वह सफेद दैत्य साए की तरह उनके करीब आ चुका था। उन सब में अगर थोड़ी बहुत जान बची थी तो वह सिर्फ ओवेन ही था। पोलार्ड ने अपना भाला ओवेन की तरफ फेंका और उसे उस भेल को खत्म करने का आदेश दिया। ओवेन भाला थामे सही मौके का इंतजार कर रहा था कि तभी उसकी नजर भेल की आंख के पास धंसे हुए पुराने हारपून पर पड़ी। उस पल ओवेन को एहसास हुआ कि वह जीव कितनी असहनीय पीड़ा में होगा। ओवेन ने हथियार डाल दिए। उसे समझ आ गया कि वे आज जो भुगत रहे हैं वह शायद उनके अपने ही कर्मों का फल है। जल्द ही लहरों ने उनकी नावों को फिर से एक दूसरे से अलग कर दिया। 87 दिन बाद समंदर में गश्त लगा रहे एक जहाज को एक छोटी सी नाव दिखाई दी। वह कैप्टन पोलार्ड की नाव थी। उस पर सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे थे, जो अब किसी कंकाल से कम नहीं लग रहे थे। नाव के अंदर बिखरी इंसानी हड्डियों को देखकर बचाने आए नाविक खौफ के मारे ईश्वर का नाम जपने लगे। एसेक्स जहाज के डूबने के 90 दिन बाद हम ओवेन की नाव को देखते हैं। उस पर 3 लोग बचे थे और अब ओवेन का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा था। वह होश खो बैठा और पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा, पिताजी मुझे छोड़कर मत जाइए। थॉमस यह देखकर डर से कांप उठा कि अगर वह अकेला बचा तो उसका क्या होगा। तभी उसे आसमान में पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। ये संकेत था कि जमीन करीब है। थॉमस रोते हुए ओवेन को झकझोरने लगा, उठ जाइए सर, देखिए वहाँ जमीन है। थॉमस को लगा कि ओवेन मर चुका है, लेकिन ओवेन अभी भी जिंदा था। ओवेन और उसके साथियों को चिल्ली के पास एक द्वीप पर बचा लिया गया। उन्हें पहनने को कपड़े और भोजन दिया गया, लेकिन भूख से उनकी नसें इतनी सूख चुकी थीं कि पहले दिन उनके लिए खाना निगलना भी मुश्किल था। 3 महीने तक उनकी देखभाल की गई और उसके बाद उन्हें घर भेजने का इंतजाम हुआ। वह समुद्री सफर भी 3 महीने लंबा था। आखिरकार 11 जून 1821 को वे वापस नैनेटकेट बंदरगाह पहुंच गए। ओवेन ने अपनी पत्नी से किया वादा पूरा किया और पहली बार अपनी नन्ही बेटी से मिला, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। शिपिंग कंपनी को जवाब देना था कि आखिर एसेक्स जहाज डूबा कैसे। कैप्टन पोलार्ड के पिता और कंपनी के मालिकों के बीच एक समझौता हो चुका था। इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए उन्हें झूठ बोलना था कि जहाज तूफान में फंसकर डूबा और सभी नाविक डूबने से मरे। लेकिन ओवेन झूठ बोलने को तैयार नहीं था। वह उन साथियों का अपमान नहीं करना चाहता था जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। ऑफिस से बाहर निकलते ही ओवेन की मुलाकात थॉमस से हुई। थॉमस फॉलमाउथ जा रहा था, लेकिन जाने से पहले उसने ओवेन को सैल्यूट किया और कहा, आपके साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात थी सर। ओवेन ने कहा, तुम जैसे साहसी लड़के के साथ काम करना मेरे लिए भी सम्मान की बात है। इतना सुनते ही थॉमस की आंखों में आंसू आ गए। ओवेन ने याद के तौर पर उसे अपने गले का हार दे दिया, जिसे थॉमस ने आज भी सहेज कर रखा था। इंश्योरेंस कंपनी ने कैप्टन पोलार्ड का बयान लिया। कंपनी के मालिकों को यकीन था कि पोलार्ड उनके सिखाए झूठ को दोहराएगा, लेकिन पोलार्ड अब बदल चुका था। उसने अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर कहा, एसेक्स को तूफान ने नहीं बल्कि एक विशालकाय सफेद व्हेल ने डुबोया था। पोलार्ड के इस सच ने मालिकों का इंश्योरेंस रुकवा दिया, लेकिन उसके चरित्र को महान बना दिया। ओवेन अपने वादे का पक्का था। उसने जॉय को बचाने के लिए ड्यूसी आइलैंड पर एक जहाज भेजा। वहाँ 3 लोग जीवित मिले, लेकिन जॉय तब तक दम तोड़ चुका था। इसके बाद ओवेन अपने परिवार के साथ न्यू बेडफोर्ड चला गया और वहाँ एक मर्चेंट कैप्टन बन गया। दोस्तों, यह फिल्म साल 1820 की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वास्तविक घटना पर आधारित है। यही वह कहानी थी जिसने आगे चलकर मशहूर उपन्यास मोबी डिक को जन्म दिया। अगर आपको हमारी यह वीडियो और पात्रों के संघर्ष की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।